नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है देवघर से। बता दें आपको बाबा नगरी देवघर से यह खबर है कि एक पुराना मकान धंस गया है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच देवघर में सीता होटल के सामने एक मकान धंसा है, जिसमें अभी भी 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है। घटनास्थल पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा भी लिया है। फिलहाल राहत बचाव टीम लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। तो वहीं इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का भी माहौल है। घटनास्थल के पास काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि देवघर में ये हादसा हुआ है। भारी बारिश की वजह से एक मकान धंस जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि आसपास जो है लोगों को जाने से मना कर दिया गया है। राहत बचाव कार्य जो टीम है वो पहुंची हुई है और मलबे के नीचे दबे हुए कुछ लोगों की आशंका अभी फिलहाल है और उनको बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबा पूरी तरीके से नीचे पड़ा हुआ है और देखिए जेसीबी वहां पर मंगाई गई है मशीन, जिससे मलबा को हटाया जा रहा है और लगभग 6 से 7 लोगों के अंदर अभी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर तबाही मची हुई है और उसी में से एक आप ये देख सकते हैं, देवघर का ये मामला सामने आया है, जहां पर बारिश की वजह से एक पुराना मकान धंस गया है और मकान धंसने की वजह से लगभग 10 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका है और लगातार रेस्क्यू करने के लिए टीम वहां पर मौजूद है। के बम बाबा पथ में आज एक बड़ी दुर्घटना सुबह हो गई है, जहां एक 3 मंजिला इमारत गिर जाने से लगभग 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम लगातार सुबह से ही यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी भी सुबह से यहां पर डटे हुए हैं और साथ ही साथ निर्देश भी दे रहे हैं। क्या कुछ अब तक का अपडेट है सर, कैसे ये घटना घटी, कुछ बता पाएंगे? ये सुबह 5:30 पौने 6 बजे की घटना है। मुझे 6 बजे के आसपास इस घटना की जानकारी मिली। मैंने गृह सचिव से बात की, गृह मंत्री से बात की। एनडीआरएफ की टीम, आपको पता है कि 2015 में जो हादसा हुआ था उसके बाद से परमानेंट एनडीआरएफ की टीम जो है देवघर में मौजूद है और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है कि कोई इस तरह की घटना यदि होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एनडीआरएफ की टीम एक्टिव हुई, फिर जिला प्रशासन भी एक्टिव हुआ और अभी आपने देखा कि 3 लोगों को तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने निकाला है। अमित नाम का एक लड़का है जो 3 लोगों को पहले से निकाल चुका था, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आई है और एनडीआरएफ की टीम ने अभी एक महिला थी जो फंसी हुई थी उसको निकाला है और आशंका ये है कि अभी भी 2-3 लोग इसके नीचे जो है मलबे में दबे हुए हैं। मेरा बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना ये है कि एनडीआरएफ की टीम जिस तरह का काम कर रही है वो सभी को सुरक्षित पहले बाहर निकाल ले, उसके बाद फिर इसके ऊपर राजनीति हो। सबसे पहले सबों की जान बचे, ये सबसे इम्पोर्टेंट। कैसे सर ये मकान धंसा, कुछ जानकारी? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मकान धंस गया, मकान धंसने के बाद अब कैसे धंसा, क्या धंसा, मकान की क्या स्थिति थी, ये तो प्रशासन देखेगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि इन चीज़ों में राजनीति नहीं करता कि किसका दोस्त है, किसने क्या किया। पहले यहाँ के लोगों की जान बची। दूसरा क्या है कि मैंने एम्स के डायरेक्टर को फ़ोन किया। वहाँ जो है 6-7 बेड की ऑलरेडी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। मैंने डीसी देवघर को कहा कि एम्स में अच्छा इलाज है, आप इन सबों को वहाँ भेजिए। डीसी देवघर का कहना है कि प्रोटोकॉल मेरा ये कहता है कि पहले सदर अस्पताल जाएगा और सदर अस्पताल से इसको रेफ़र किया जाएगा। पता नहीं स्वास्थ्य पर भी कैसा प्रोटोकॉल है, लेकिन जो भी हो जान बचे। सदर अस्पताल जान बचा ले तो भी बेटर है, यदि नहीं बचाए तो वो देवघर एम्स चला जाए। मेरा केवल एक कंसर्न है कि लोगों की जान बचे। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस मामले में? कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक? जी देखिए, अभी यहाँ पर 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की जो है वो कोशिशें की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। अभी जेसीबी के अलावे जो है छोटे छोटे कटर भी लाए गए हैं ताकि जो छत को काट कर जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि 3 मंजिला इमारत था
जो सुबह धस जाने से इसमें लोग फंसे हुए थे और स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा भूमिका यहाँ पर बताया जा रहा है। जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने के पहले 2 से 3 बच्चों को यहाँ से निकाला गया था सुरक्षित, और उसके बाद लगातार जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, वो जो कोशिशें हैं, जिंदगी को बचाने की कोशिशें हैं, वो जारी है। और लगातार अभी कटर मशीन से जो है छत को काट के अंदर प्रवेश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जी मनीष, जिनको रेस्क्यू किया गया है वो अभी किस स्थिति में है, क्या हालात है उनकी, क्या वो होश में है? देखिए, जो रेस्क्यू किया गया है जिसमें एक महिला की स्थिति तो गंभीर बताई जा रही है, लेकिन 2 बच्चे जो रेस्क्यू किए गए हैं उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वो बातचीत भी कर रही थी। वो बच्ची ने बताया कि अंदर 6 लोग जो है वो फंसे हुए थे और सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक से जो है वो छत उन पर गिर गया और सभी लोग उसके अंदर दब गए। हालांकि अभी जो जिंदगियां उसमें फंसी हुई है उसे भी निकालने की कोशिशें जारी है। और जो स्थिति आपने बात की कि किस तरह की अभी किस स्थिति में है उन लोगों की, तो 2 बच्चे सुरक्षित है और 2 जो एक महिला और एक पुरुष है, उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। जी, यानी कि अभी 6 से 7 लोग हैं जो कि अंदर मलबे में दबे हुए हैं। कुल 6 से 7 लोग थे, जिसमें कि 3 लोग से निकल गए। अभी 3 से 4 लोग और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और जो लोग जिनको रेस्क्यू किया गया है उनको कहाँ भेजा गया, क्या अस्पताल उनको ले जाया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, यहाँ पर एम्बुलेंस की टीम जो है, एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। सबसे पहले रेस्क्यू करने के बाद उन्हें जो है देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उसके अच्छे इलाज के लिए हो सकता है कि एम्स रेफर कर दिया जाए या फिर और कहीं बाहर रेफर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ से सबसे पहले जो है देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद ही वहां से कोई भी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जी, आस पड़ोस के लोगों से क्या आपने बात की, उन्होंने क्या बताया कि ये घर कितना पुराना था, इसके गिरने की आशंका, क्या इतनी ज्यादा बारिश थी कि मकान धस गया? जी बिल्कुल, हम आसपास के लोगों से जब बात किए तो उन्होंने साफ ये बताया कि बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये बहुत पुराना भी मकान नहीं था, ये 20 साल पुराना मकान था। और उसके बाद मकान के ठीक सामने घर के आगे जो है एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया गया था, जिस वजह से जो है उसकी नींव कमजोर पड़ी और ये छत जो है ढह गया। ये गड्ढा किसने करवाया? ये गृह स्वामी के द्वारा ही ये गड्ढा कराया जा रहा था। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाने को लेकर जो है घर के बाहर ही वो गड्ढा कराया जा रहा था, जिस वजह से जो है नींव उसकी खसकी और ये पूरा छत जो है धस गया और इसके अंदर लोग फंस गए। जी, सरकारी काम के लिए क्या ये गड्ढा खुदवाया जा रहा था मनीष? नहीं, ये खुद ही गृह स्वामी के द्वारा जो है अपने घर के कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्योंकि श्रावणी मेला नजदीक है, श्रावण माह नजदीक है, तो इस ओर से ही कांवरिया काफी जाते हैं। अच्छा। तो अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ये गड्ढा कराया गया था। जी ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी कुछ अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इस दौरान सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कुलगाम में अब तक 4 आतंकी ढेर किए गए। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी मारा गया है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा बल का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुलगाम में अब तक 4 आतंकी ढेर कर दिए गए और ये बड़ी सफलता है। 4 आतंकी मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हिजबुल का कमांडर जो है वो भी ढेर कर दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जो है वो मारा गया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। बता दें आपको कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो ढेर कर दिया गया है। 4 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है कि कमांडर जो था हिजबुल मुजाहिदीन का वो मारा गया है। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट आज देश भर में आयोजित की गई, जिसको लेकर के गोपालगंज में परीक्षा के लिए 16 केंद्र बनाए गए और 13,000 शिक्षक अभ्यर्थी दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से सभी केंद्रों के पास निषेधाज्ञा लागू की गई है। तो वहीं सीबीएसई की ओर से शिक्षक अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले से ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी रखी जा रही है। गोपालगंज से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
देश भर में आज सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। गोपालगंज में भी परीक्षा के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं और यहां पर तकरीबन 13,000 शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज परीक्षा 2 पालियों में होगी और प्रथम पाली की परीक्षा सुबह के 9:30 पर शुरू होगी और दोपहर के 12 बजे तक चलेगी। ऐसे में एक एक परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने लगे हैं और परीक्षार्थियों की सघन तरीके से परीक्षा गेट पर ही जांच की जा रही है। इसके बाद यहां एंट्री दिलाई जा रही है। तो गोपालगंज में अगर बात करें तो कुल यहां पर 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अगर बात करें परीक्षार्थियों की तो यहां 13,000 अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सीबीएसई की ओर से ये परीक्षा का आयोजन किया गया है और सीटेड जो है 2 पालियों में होगी। चूँकि दी गई है परीक्षा केंद्रों की 500 परिधि के अंदर किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। जो परीक्षार्थी वो भी लगातार परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर रहे हैं। सीबीएसई की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के अलावा किसी तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट को लेकर नहीं जाना है। हालांकि गोपालगंज के तमाम 16 केंद्रों पर सीसीटीवी से इस परीक्षा की निगरानी रखी जा रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच गोपालगंज में भी सीटीटी के परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों का एकांतवास खत्म हो गया है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तिथि तक जनसामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञ का पुण्य फल मिल जाता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुजरात के अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा निकाली गई। और आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा शुरू होने से पहले के अनुष्ठान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। वही आपको बताते चलें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रास्ता साफ कर रस्म पूरी की। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी को लेकर के अहमदाबाद पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। 15,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी रथ यात्रा के लिए तैनात किए गए। वहीं सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरी यात्रा पर नजर रखी जा रही है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और अमित शाह ने देखिए ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके करोड़ों श्रद्धालु को लेकर के कहा है कि देखिए करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो भक्ति भाव से इस यात्रा में शामिल होते हैं। ये यात्रा प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति प्रवृत्ति से ये चलायमान है और उत्सव मना रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को महाप्रभु की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए रांची में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से ही भगवान के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। दोपहर 2 बजे पर आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे पट बंद हो जाएगा। 2 से 3 बजे के बीच रथ पर श्रृंगार होगा। भगवान के सभी विग्रहों का श्रृंगार होगा और इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना और मंगला आरती होगी। आपको बता दें कि शाम के 5 बजे रथ यात्रा शुरू होगी और सभी भक्त रथ की रस्सी खींचकर रथ को मौसी बाड़ी तक ले जाएंगे। मौसी बाड़ी में महिलाएं रथ पर भगवान की पूजा करेंगी और इसके बाद शाम 7 बजे तक सभी विग्रहों को मौसी बाड़ी में रखा जाएगा। आरती और भोग निवेदन किया जाएगा। रात 8 बजे भगवान का पट बंद कर दिया जाएगा।
राजधानी रांची में आज रथ मेला का उत्सव देखने को मिल रहा है और उसकी तस्वीरें आज हम आपको जगन्नाथ से दिखाने के लिए आए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है और किस तरीके से आज सुबह से ही श्रद्धालु भक्त जो है मंदिर प्रांगण में पहुंचने लग गए हैं। लंबी कतारें, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी कतारें लग चुकी है। हालांकि रथ यात्रा की बात करें तो मंदिर कमेटी के मुताबिक आज शाम 3 बजे के बाद रथ यात्रा निकलना है। 3 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगा और 4 बजे वो यात्रा जो है वो मौसी बाड़ी तक पहुंचेगा। उससे पहले तमाम तैयारियां अगर प्रशासन की ओर से देखी जाए तो की जा चुकी है और जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई। हम कुछ श्रद्धालु जो लंबे समय से अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आंटी ये बताइए कितना देर से इंतजार कर रहे हैं लाइन में? 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे से लाइन में है। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ अभी रांची से ही आए हैं। रांची से? हेहल से। सुबह सुबह कम भीड़ था या ज्यादा भीड़ है? हम आए ही हैं, मतलब कि लेट से अब जो कहीं 1 घंटा तक इंतजार। 1 घंटा से। बिल्कुल, आज रथ यात्रा बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का कहना है कि करीबन 1 घंटा जो लंबा इंतजार है वो उन्हें करना पड़ा है और आप देखिए कि जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी उतनी दूर तक ये कतारें बढ़ चुकी है। मंदिर प्रशासन की ओर से देखें तो तमाम व्यवस्थाएं मंदिर में कर ली जा चुकी है। इसके अलावा जो रूट को डाइवर्ट करने का है वो भी प्रशासन की ओर से कर लिया गया है। यानी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जगन्नाथपुर मंदिर का जो रास्ता है उस रास्ते में किसी भी तरीके की गाड़ियों के प्रवेश को वर्जित किया गया है और इसी वजह से भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करने का भी प्रयास किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ रही है, निश्चित रूप से आज दोपहर तक यहाँ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी। उसके बाद देर शाम, जिस तरीके से शाम 3 बजे के बाद जब रथ यात्रा प्रारंभ होगा तो उस दौरान भी उत्साह अलग ही देखने को मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक होगी। विश्वास मत को लेकर के रणनीति बनेगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र भी होगा। हेमंत सोरेन सदन में पेश करेंगे विश्वास मत। तो आज बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज बैठक होने वाली है। बता दें आपको, शाम के 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर ही ये बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में रणनीति बनेगी विश्वास मत को लेकर के। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास हालांकि पर्याप्त आंकड़े हैं। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत पेश करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन बन चुके हैं मुख्यमंत्री झारखंड के और अब बारी है सदन में विश्वास मत पेश करने की। किशनगंज में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सिर्फ फुटौल जारी है। लोकसभा चुनाव में किशनगंज से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम के लिए 3 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम और 9 पार्टी पदाधिकारी निकालने को लेकर के पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंदू ने कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को पार्टी से निकालने के लिए बिहार प्रभारी समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखा गया है। पत्र में जिला अध्यक्ष ने लिखा है कि तौसीफ आलम ने हमेशा पार्टी विरोधी कार्य किया है। बीते लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने एआईएमआईएम का सहयोग किया था, जिसमें एआईएमआईएम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा। पत्र के सोशल मीडिया में आते ही तौसीफ आलम भड़क गए और यहां तक कह दिया कि ये जिला अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं है। साथ ही किशनगंज सांसद पर निशाना साधते हुए सीधा वार किया। तौसीफ आलम ने कहा है कि सांसद के कहने पर ही ये सब हो रहा है। अध्यक्ष को कोई औकात नहीं है जो हमको निकालेगा। रहा सवाल प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन लोगों का कोई चिट्ठी आएगा तो मैं जवाब दूंगा। ये जो है ये सांसद जावेद साहब करा रहा है। मैं सांसद महोदय को चुनौती देता हूं कि सांसद महोदय आप बहस कीजिए, बैठिए, आमने सामने बहस कीजिए। ये किसी कुत्ते या कुत्ता बिल्ली से हमको बयान मत दिलवाइए। अगर उतना हिम्मत है तो सामने में बयान दीजिए।
और देखिए एक बड़ी खबर पश्चिम चंपारण से सामने आ रही है, जहां पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के जलस्तर में उफान के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। गंडक नदी से जुड़े हुए सभी बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नगर गंडक बैराज पर लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और 4 लाख क्यूसेक जलस्तर जैसे ही पार किया है उसके बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट है। और विशेष तौर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर हाई अलर्ट के बाद सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। तो आपको हम वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से गंडक बैराज के कुल 36 फाटक हैं और सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। और नेपाल के नारायणी नदी में जिस तरह से उफान शुरू हुआ है और उफान के बाद जलस्तर में अचानक वृद्धि शुरू हुई है और लगातार यह जलस्तर बढ़ने के साथ ही 4,28,000 क्यूसेक तक पहुंचा। उसके बाद अभियंताओं के भी होश उड़ गए हैं और सभी तटबंधों और बांधों की सुरक्षा हाई करने के निर्देश जारी किए हैं। और वाल्मीकि नगर डाउन स्ट्रीम में आप देख सकते हैं किस तरह से नारायणी नदी गंडक बैराज तक पहुंच रही है। और गंडक बैराज के बाद जैसे ही गंडक नदी आगे बढ़ती है उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से उफान है और पूरे वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पानी का दबाव बना हुआ है। और गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर अब भी जलस्तर में वृद्धि जारी है और जलस्तर में वृद्धि के बाद सभी 36 फाटकों को खोलकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। धोनी ने अपने बर्थडे का जश्न मुंबई में केक काटकर मनाया। इस खास मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी मौजूद दिखे। बर्थडे केक काटने के बाद धोनी उसे अपने हाथों से सलमान खान को खिलाते हुए भी नजर आए। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान पत्नी साक्षी ने धोनी के पैर भी छुए। धोनी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान ब्लैक शर्ट और जीन्स पहने हुए दिखाई दिए। वहीं बर्थडे बॉय धोनी टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में नजर आए। मुंबई में मने बर्थडे में गौर करने वाली बात यह रही है कि धोनी ने एक नहीं बल्कि 3 केक काटे, जिसमें एक केक पर नंबर 7 भी लिखा हुआ दिखाई दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।